नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ है, इसमें जीके के पूछे गए सवाल की सीरीज़ कर रहे थे। टोटल 8 पार्ट में होनी थी, अब तक 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उन 2 पार्ट में 150 सवाल हुए थे। आज पार्ट 3 में जो 24 फेब 2023 को पार्ट 3 हुआ है, उसमें पूछे गए 75 जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। तो ये आंसर की के बाद के सवाल है, एकदम रियल और ऑथेंटिक सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हैं। आने वाले किसी भी एसएससी एग्जाम हो गया, अदर जितने भी एग्जाम है जो टीसीएस कंपनी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उनसे भी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। विशेषकर आने वाले एमटीएस और सीजीएल एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेहतरीन कंटेंट है। एंड तक आपको बने रहना है। पीडीएफ फाइल जब पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं 24 फरवरी के प्रथम शिफ्ट के जीके के सवाल। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, न्यू कैंडिडेट हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट कर, तो आपकी तैयारी है वो आधी होगी। चाहे आप सिलेबस कवर कर लो, जब तक मॉक टेस्ट लगाकर उसके एनालिसिस नहीं करेंगे, कहाँ पर गलतियाँ करें उसको सुधार नहीं करेंगे, तो एग्जाम में आप बेहतरीन नहीं कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा सही से। तो न्यू कैंडिडेट जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक से, जिसमें आपको टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करने पर आज टेक्स्ट बुक पास आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास 269 रुपये में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये लिमिटेड टाइम के लिए डील है और मिनिमम प्राइस में मिल रहा है टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। 9 से 11 अप्रैल तक इसको ग्रैब कर सकते हो। लकी विनर को यहाँ पर आईपीएल मैच की टिकट भी मिल जाएगी, तो इसका फायदा आप जरूर उठाना। इसमें सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपके कवर हो जाते हैं। 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक पास ले लो, जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हो, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट यहाँ पर किसी भी एग्जाम के स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल एग्जाम्स है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। सवाल देखो, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रसों में से कौन सा रस है घृणा को दर्शाता है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रस कौन से हैं? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक, रौद्र, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। ये क्लासिकल डांस के रस हैं, वीर, श्रृंगार, करुण, हास्य। तो इनमें से कौन सा रस है घृणा को दर्शाता है? ये विकल्प थे। इनमें से विभत्स ये घृणा को है वो दर्शाता है। सवाल पूछ ले, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किन रसों को प्रधानता दी है? तो 4 रस हैं जिनको प्रधान माना है, उसमें श्रृंगार, रुद्र, वीर और विभत्स हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, खानवा की लड़ाई मुगल साम्राज्य के बाबर और किस राजा के बीच में लड़ी गई? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ये बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। खानवा जगह है भरतपुर, राजस्थान में। तो खानवा की लड़ाई राणा सांगा और बाबर के मध्य राजस्थान में हुई है। और आप बात करेंगे बाबर के युद्ध की, तो बाबर का युद्ध एक चंदेरी का भी हुआ है। 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का, 1529 में घाघरा का युद्ध। ये सभी 3 बाबर के युद्ध हैं। अब बाबर का जो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ है वो मेदिनी राय और बाबर के मध्य है। मेदिनी राय की जीत हुई, हार हुई थी इसमें। और घाघरा के युद्ध में जो 1529 में हुआ है, ये बाबर और अफगान महमूद लोदी के मध्य घाघरा का युद्ध है। लोदी और बाबर के मध्य 1529 में, चंदेरी का 1528 में। अगला सवाल देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीट जीती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टोटल 40 सीट जीती है। बीजेपी की बात करें तो 25 सीट जीती है। कितनी सीट पर टोटल इलेक्शन हुआ है हिमाचल प्रदेश में? तो वो हुआ है 68 सीट पर। 68 सीट में इलेक्शन पर 40 यहाँ पर कांग्रेस ने और 25 सीट बीजेपी ने जीती हैं, बाकी निर्दलीय 3। किस गायक गायिका ने 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्राप्त किया है? तो लता मंगेशकर ने, जो भारतीय गायिका है लता मंगेशकर, इन्होंने 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? तो यहाँ पर आयोग देख सकते हो, इसमें आपका हिल्टन यंग आयोग है ना, इसकी सिफारिश के आधार पर तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई है। हिल्टन यंग आयोग जो 1920 में ये हिल्टन यंग आयोग गठित हुआ है, इन्होंने सिफारिश की है 1934 के द्वारा। ये यंग आयोग ने 1934 की सिफारिश के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। हिल्टन यंग आयोग, ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई है 1920 में। हिल्टन यंग आयोग की बात कर रहा हूँ स्थापना। बात करूँ यहाँ पर शप्रू आयोग की। शप्रू आयोग है, इसकी रिपोर्ट आई थी 1945 में। ये आयोग किससे संबंधित हैं? तो ये आयोग अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए शप्रू की रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट 1945 में हुई है। तेज बहादुर शप्रू समिति के प्रमुख थे, इसलिए इसका नाम शप्रू आयोग। व्हिटली आयोग की बात करूं, व्हिटली आयोग का गठन 1929 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में किया गया था। और व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था उद्योग एवं बागानों में श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना। व्हिटली आयोग का
ये प्रमुख उद्देश्य था। व्हिटली आयोग आपको पूछे, व्हिटली आयोग है, आप कहेंगे 1929 में, व्हिटली 1929 में श्रमिकों के संबंधित ये आयोग का गठन हुआ था। सप्रू 1945 आप कहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग 1935 में। जनवरी 2023 तक की जानकारी के अनुसार कौन सा अब सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसूचित बैंक नहीं है? अब आप कहेंगे है कौन सा बैंक? वैसे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैंक ऑफ पंजाब है, वो एक शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। बाकी टोटल 12 हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है कितने? तो भारत में पब्लिक सेक्टर का मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट बैंक की बात हो रही है। तो लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड जो अनुसूचित पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो। इस लिस्ट में ये 12 बैंक आ जाते हैं। एक एक करके बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है, गवर्नमेंट कह सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया, ये भी पब्लिक सेक्टर का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर। कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अब आपके विकल्प में था बैंक ऑफ पंजाब नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक जरूर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। बाकी आपको पूछ ले कौन सा शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक नहीं है, कौन सा है? तो अनुसूचित पेमेंट बैंक जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इसके अलावा फिनो पेमेंट बैंक भी एक शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक है। फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये 4 प्रमुख पेमेंट बैंक है जो शेड्यूल्ड है, अनुसूचित हैं। उसमें इंडिया पोस्ट है और फिनो भी इंक्लूड है, ध्यान रखना। आपको पूछ लें स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा नहीं है? तो शेड्यूल्ड अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो टोटल यहाँ पर आपको 12 ही अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक मिलेंगे और 12 ही आपको मिलेंगे पब्लिक सेक्टर के। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में एयू स्मॉल फाइनेंस है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस है, और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस भी है, ESAF स्मॉल फाइनेंस है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस, जन स्मॉल फाइनेंस, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस, ये भी जरूर ध्यान रखना। अक्टूबर 2022 के महीने में न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायमूर्तियों में से किसका स्थान लिया है? तो वर्तमान में जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, तो DY चंद्रचूड़ हैं। इनसे पहले कौन था 49वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 49वें थे UU ललित, उदय उमेश ललित, विकल्प ए करेक्ट है 49वें। किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ध्यान रखना, 2013 में पारित किया गया। कब? 2013 में। अगला सवाल है 1872 में शेर अली अफरीदी द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? पोर्ट ब्लेयर स्थान पर की गई है। किसकी हत्या? तो शेर अली अफरीदी के द्वारा 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या की गई है पोर्ट ब्लेयर में। जो कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, मेयो कॉलेज कहाँ पर है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बैटरी का घटक नहीं है? बैटरी के घटक में विद्युत अपघट्य आ जाता है, जिसे आप कहेंगे इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इलेक्ट्रोड यहाँ पर ये भी एक घटक हो जाएगा बैटरी का। पृथक्कारक है जो सेपरेटर, ये भी घटक है। विलगित्र ये कोई घटक नहीं है। अब कंटेनर बैटरी का घटक है। कैथोड, एनोड, सेपरेटर, इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोलाइट है, कलेक्टर है, ये सभी बैटरी के पार्ट्स हैं। महबूब नदीम किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? महबूब नदीम है वो सितार वाद्य यंत्र के ये वादक हैं। प्रमुख सितार वादक की बात करें तो पंडित रविशंकर, सितार में रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, शहीद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुधादित्य मुखर्जी, महबूब नदीम, ये सभी सितार वादक हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत में अपराध 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में बलात्कार के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं? इससे पहले वाली सेट में भी ये सवाल आ चुका है। राजस्थान में सर्वाधिक मामले आए हैं, सर्वाधिक राजस्थान में 6337 है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, फिर उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? जनसंख्या घनत्व भारत में 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में घनत्व है, वो है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। 2001 में कितना था? तो 2001 में था 324 है, तो घनत्व बढ़ा है। आप कहेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, मोस्ट थिकी स्टेट है पॉपुलेटेड, वो है बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। राज्य के केस में बिहार का 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का 382 और बिहार अकेले का 1106 व्यक्ति रहते हैं प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में।
आप कहेंगे बिहार के बाद किसका है, तो पश्चिम बंगाल का 1028 है, 2 सेकंड स्थान पर। फिर केरला का 860 है। वैसे ओवरऑल में यूटी भी शामिल कर दे उस केस में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली का रहता है 2011 के अकॉर्डिंग 11,320 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन से भारतीय स्थल के तौर पर शामिल किया गया है, तो जो धौलावीरा बनी है गुजरात का ये धौलावीरा स्थल है, हड़प्पा शहर है धौलावीरा, ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐड किया गया है 2021 में 40वें स्थल के रूप में। 40वां स्थल धौलावीरा। इससे पहले 39वां स्थल है वो काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल रामपा मंदिर कहा जाता है, तेलंगाना में है काकतीय रुद्रेश्वर। 2021 में ये भी शामिल किया गया 39वां। और इससे पहले 2020 में जयपुर सिटी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। कंचनजंगा को 2016 में किया गया जो सिक्किम में है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2021 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार नहीं मिला है? विकल्प के अकॉर्डिंग है डॉक्टर विजयकांत शर्मा को नहीं मिला है, बाकी आपको पता होना चाहिए। ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसमें अलग अलग विषय में जैसे जैविक विज्ञान में 2021 का दिया गया अमित सिंह और अरुण कुमार शुक्ला को, रासायनिक विज्ञान का कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंदराजू को, पृथ्वी वायुमंडल महासागर ग्रह विज्ञान में डॉक्टर विनोय कुमार शेकिया को, इंजीनियरिंग विज्ञान में देवदीप मुखोपाध्याय, गणितीय में अनिश घोष और साकेश सौरभ, चिकित्सकीय विज्ञान में जीमन पन्यामकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, साधारण मानव का रक्तदाब स्तर किससे कम होता है? अब ह्यूमन का जो जनरल ब्लड प्रेशर रहता है 120 से लेकर 80 mmHg रहता है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। अब 120 mmHg है इसे कहा जाता है सिस्टोलिक, और 80 mmHg है जो वो है डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, तो संकुचन चरण के दौरान धमनी पर लगने वाला अधिकतम दाब है। जब क्या होता है, हृदय है ब्लड को आर्टरी में छोड़ता है, उस केस में जो अधिकतम दबाव धमनी महसूस करती है वो दबाव कहा जाता है सिस्टोलिक, जो 120 mmHg होता है। वापस धमनी जैसे ही शिथिल अवस्था में आती है उस केस में वो डायस्टोलिक दबाव रहता है जो 80 mmHg। दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना भारत के किस स्थान में की गई थी? दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना भारतीय विज्ञान संस्थान IISc कर्नाटक बेंगलोर में स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान। यहाँ पर दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई थी। और ये जो संस्था है भारतीय विज्ञान संस्थान, ये उच्च शिक्षा और विज्ञान, इंजीनियरिंग, डिजाइन, मैनेजमेंट, अनुसंधान के लिए एक सार्वजनिक मानित शोध विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1909 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई, तो इसे कहीं आप टाटा संस्थान के नाम से भी जानते हो। 1958 में ये मानित विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 2018 में इसे प्रतिष्ठित संस्थान का दर्जा मिला IISc कर्नाटक बेंगलोर। नेक्स्ट सवाल, जनवरी 2023 में कहाँ पर उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कोयले और अन्य अनुमोदित ईंधनों के उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लागू हुआ? जनवरी 2023 में दिल्ली में जो उद्योग हैं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है, कमर्शियल उद्योग वगैरह, वहाँ पर कोयला और अन्य जो भी अनुमोदित ईंधन है उसके उपयोग पर प्रतिबंध है वो लगाया गया है दिल्ली में। 2021-22 में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में दाखिली लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? 2021-22 में 25.57 करोड़ टोटल संख्या। इससे पहले इसी एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि छात्राओं की उसमें संख्या कितनी है जो प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्कूल तक शिक्षा में दाखिला लेने वाली टोटल गर्ल्स कितनी? तो गर्ल्स थी उसमें 12.29 करोड़, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं जिसमें गर्ल्स बॉयज इंक्लूड है 25.57 करोड़। नेक्स्ट सवाल, 2022 के किस महीने में संविधान आदेश विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ? तो 2022 के किस महीने में? तो दिसंबर 2022 में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक है, दोनों ही संसद के सदन राज्यसभा और लोकसभा में पारित हुआ दिसंबर 2022 में अनुसूचित जनजाति द्वितीय संशोधन विधेयक। 2022 में लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले दिनेश लाड किस क्रिकेट खिलाड़ी के कोच थे? दिनेश लाड को मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 में लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो दिनेश लाड हैं वो रोहित गुरुनाथ शर्मा, मतलब जो रोहित शर्मा क्रिकेटर है ना, इनके ये कोच हैं। आगे इसी सेट में और सवाल आएगा द्रोणाचार्य अवार्ड में, उसमें मैं बता दूंगा डिटेल में। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा, बाकी याद रखना, दिनेश लाड रोहित शर्मा के कोच, और इन्हें मिला है द्रोणाचार्य। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा 2011 में किए गए शोध के परिणामों के अनुसार किस खान को भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है? सबसे अधिक यूरेनियम का जो रिजर्व भंडार है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है वो है दोस्तों तुमलेपले यूरेनियम खान। तुमलेपले यूरेनियम खान, ये जो माइन है ये है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में है।
तुमले पले यूरेनियम खान, जो सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार यहाँ पर मिले हैं। और वैसे सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन से देश में होता है? सबसे अधिक यूरेनियम है प्रोड्यूसिंग कंट्री वो कजाकिस्तान है। हाईएस्ट यूरेनियम का प्रोडक्शन कजाकिस्तान में होता है। अदर विकल्प पे बात करें, काफ़ी बार जादूगुड़ा का पूछा जाता है, तो यूरेनियम की सबसे पुरानी जो खान है ना, वो जादूगुड़ा ही है। जादूगुड़ा खदान है, ये 1967 में पहली खदान है। ये है कहाँ पर जादूगुड़ा खदान? ये है दोस्तों झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगुड़ा गांव में यूरेनियम की माइन है। तो जादूगुड़ा माइन है 1967 में, ये प्रथम माइन है झारखंड में। विकल्प में आपने देखा है बागजाता माइन, बागजाता माइन भी झारखंड में जादूगुड़ा के पास में ही है। और तुमलापल्ली खदान है, वो आंध्र प्रदेश में है। कडपा में स्थित तुमलापल्ली गांव में यूरेनियम की खदान है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश ही है, तुमलापल्ला यूरेनियम खान का। 2021-22 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि रही है 8.7%। प्रतान क्या है? प्रतान के संबंधित पूछा है, तो प्रतान जो पतले चाबुक जैसे या धागे जैसे तंतु होते हैं, प्रतान यानी डेंड्रिल्स की बात हो रही है, जो आमतौर पर एक तने के पर्व संधि से उत्पन्न होते हैं। और संशोधित क्या कहा जाता है? जो प्रतान को संशोधित पतिया भी कहा जाता है। प्रतान का मतलब है लताओं में पतले धागे, बिल्कुल आपके पीले पीले आप देखते हो ना, पतले धागे नुमा है जो लिपटे हुए पेड़ के आगे बढ़ते रहते हैं लताओं के रूप में। लताओं में पतले धागे या सूत का अंश जिसके सहारे वो दीवार आदि पर चढ़ती है ना लताएं, तो वो संशोधित पत्तियां होती हैं, ध्यान रखना, उन्हें संशोधित पत्तियां कहा जाता है। हालांकि उसमें पत्तियां नहीं होती देखने को। और अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि सरकारी निधियों द्वारा पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा? तो आर्टिकल 28 में आप देखेंगे जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 28 कहता है। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल हो ऐसा बाध्य नहीं है। और धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी सरकारी शिक्षण संस्थान में, आर्टिकल 28 में ऐसा प्रावधान है। आर्टिकल 29-30 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखना, और 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार। नेक्स्ट सवाल कंटिन्यू कर रहे हैं 24 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। सवाल देखो, 2021-22 में लोकसभा ने सूचित किया कि संशोधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना को सरकार के द्वारा वित्त आयोग चक्र अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया जाता है। तो 15वें वित्त आयोग चक्र होगा ब्लैंक में। ब्लैंक का मतलब रिक्त स्थान में यहाँ पर 15वां जो वित्त आयोग चक्र है, मतलब बात हो रही है 2021-22 से 2025-26 तक, ये 15वां वित्त आयोग का अवधि है, 21-22 से 25-26 तक है। तो इस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है वो रहेगा अनुमोदित। 2023 में उस्ताद जाकिर हुसैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जाकिर हुसैन को दिया गया है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण है सेकंड सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। जाकिर हुसैन की बात करें तो ये प्रसिद्ध तबला वादक थे, महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। जाकिर हुसैन को भारत सरकार के द्वारा कला क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री मिला है। 88 में पद्मश्री मिला है जाकिर हुसैन को। 2002 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया है और 2023 में जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, बाकी पद्म विभूषण 2023 की बात करें तो टोटल 6 जनों को दिया गया है पद्म विभूषण। उसमें जाकिर हुसैन एक आर्ट के क्षेत्र में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तीनों को मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण, जिसमें बालकृष्ण दोषी को दिया गया है, गुजरात से हैं, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया है। दिलीप महालनोबिस को दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। और मुलायम सिंह यादव को मिला है पब्लिक अफेयर्स फील्ड में, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है साइंस और इंजीनियरिंग में, श्रीनिवास वर्धन जो कि यूएसए से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साइंस इंजीनियरिंग दिया गया है श्रीनिवास वर्धन को। और एसएम कृष्णा को दिया गया है पब्लिक अफेयर्स में। तो ये 6 पद्म विभूषण है, बाकी 9 पद्म भूषण दिए गए हैं, जिसमें एसएल, ये याद रखना पूछ ले किसको नहीं मिला और किसको, जैसे कि लिटरेचर और एडुकेशन में एक तो श्री एसएल भैरप्पा को दिया गया है और एक कपिल कपूर को दिया गया है लिटरेचर और एडुकेशन में। इसके अलावा पद्म भूषण आप देखेंगे कुमार मंगलम बिरला को ट्रेड इंडस्ट्री में दिया गया है, दीपक धार को साइंस इंजीनियरिंग में ऑलरेडी पूछा हुआ है, वाणी जयराम को कला के क्षेत्र में, स्वामी चिन्ना जीआर को दिया गया है आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, ठीक है, सुमन कल्याणपुर को कला के क्षेत्र में, कपिल कपूर को दिया गया है लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में, सुधा मूर्ति को सोशल वर्क में दिया गया है, कमलेश टी पटेल को आध्यात्मिकता में दिया गया है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, कौन सा विकल्प
भारत के मूल संविधान में नहीं था और बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया है, मूल आपके संविधान में नहीं था, वो ऐड हुआ है मौलिक कर्तव्य। ये हुआ 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, और रूस के संविधान से इसे अडॉप्ट किया गया है मौलिक कर्तव्यों को। सरदार शरण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया है। संविधान के भाग 4 क में आपको आर्टिकल 51 क में ये 11 मौलिक कर्तव्य मिलेंगे। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है या फिर नहीं है, तो ये 11 मौलिक कर्तव्य में 10 तो शुरुआत में ऐड किए गए हैं, बाद में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य 86 संविधान संशोधन 2002 के जरिए ऐड किया गया है, इंपॉर्टेंट है। हिमालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो हिमालय के संबंध में स्टेटमेंट देखो, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है। हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में ज़्यादा है, 400 किलोमीटर आपको चौड़ाई मिलेगी। कश्मीर से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक इस प्रकार पूरा हिमालय है, तो कश्मीर में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है हिमालय की। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 हो जाती है, कश्मीर में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है 400 के आसपास। तो इस प्रकार ये संकरा होता जाता है। तो सही है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है 400 से 150 किलोमीटर। सेकेंड स्टेटमेंट देखो हिमालय से संबंधित, हिमालय भूविज्ञान रूप से नवोदित और संरचनात्मक रूप से वलित पहाड़ है, भारत की उत्तरी सीमाओं पर फैला हुआ है, बिल्कुल उत्तरी सीमाओं पर है। और ये अलग अलग संरचनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो वलित पहाड़ है, और भूविज्ञान रूप से इसे नवोदित कहा जाता है, नवीन। ये एक चाप बनाते हैं, चाप तो बनाते हैं, लेकिन इस चाप की लंबाई 3400 न होकर 2400 किलोमीटर होती है। कितनी? 2400, 3400 गलत हो जाएगा। ये पर्वत श्रृंखलाएं सिंधु से ब्रह्मपुत्र तथा पश्चिम पूर्व दिशा में रहती है, बिल्कुल सिंधु से ब्रह्मपुत्र और पश्चिम पूर्व दिशा में फैली है। और आप देखेंगे हिमालय से संबंधित कुछ विशेषताएं, जैसे इस पर्वत प्रणाली में मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक है। मैंने बताया इसके आग की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप के आकार में फैली हुई है, पश्चिम से पूर्व की ओर। हिमालय सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। तो यहाँ पर भी एक था सिंधु से ब्रह्मपुत्र, तो सिंधु से ब्रह्मपुत्र के मध्य इसकी लंबाई है लगभग 2400। भूविज्ञानिक रूप से हिमालय एक युवा पर्वत है, भूविज्ञानिक रूप से आपके विकल्प में भी था नवोदित युवा पर्वत है, और ये ग्रेनाइट अवसादी चट्टान से बना है हिमालय। और संरचनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे संरचनात्मक रूप से हिमालय वरित पर्वत है, जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से बना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम में पामीर घाट से शुरू होती है और पूर्व में पूर्वांचल मीजो पहाड़ियाँ तक फैली हुई है। हिमालय के पश्चिमी आधे हिस्से की तुलना में हिमालय के पूर्वी हिस्से की ऊंचाई भिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग को महान हिमालय कहा जाता है, इसे आंतरिक हिमालय और हिमाद्री भी कहा जाता है। महान हिमालय के उत्तरी भाग को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, कैलाश श्रृंखला आ जाती है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है वित्तीय वर्ष, इसके संबंध में सरकार की प्राकल्पित प्राप्तियां और व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना संवैधानिक आवश्यकता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हो रही है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। आर्टिकल 110 में बताया गया है कि धन विधेयक की परिभाषा है। आर्टिकल 110 में, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, 110 में धन विधेयक की परिभाषा, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी वैल्यू 0.633 है, और 2021 में 191 देशों में भारत की स्थान लगा है 132वां स्थान, और भारत का स्कोर रहा 0.633 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा, जो यूएनडीपी जारी करती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के एक भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को 20 सितंबर 2022 को कहाँ पर विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज प्रदान किया गया? विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के एक भारतीय वैज्ञानिक है, नाम है थलपिल प्रदीप। थलपिल प्रदीप को मिला है विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज है। ये दिया गया है उन्हें हनोई में, कहाँ पर? हनोई में दिया गया है विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज थलपिल प्रदीप को। राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 कितने उत्कृष्ट खिलाड़ी और कोच को दिया गया है? तो राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 है, टोटल 44 कितने खिलाड़ी, कितने 44 खिलाड़ी और उत्कृष्ट कोच को दिया गया है। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले अभ्रक का उत्पादन करता है? दोस्तों सर्वोच्च गुणवत्ता वाला माइका अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला करता है। आंध्र प्रदेश में भारत का अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, ये माइका सबसे अधिक दोस्तों आंध्र प्रदेश में होता है, और आंध्र प्रदेश में भी नेल्लोर जिला है ना, सबसे उत्तम क्वालिटी का अभ्रक का उत्पादन करता है। सर्वाधिक अभ्रक किस देश में होता है? हाईएस्ट माइका चाइना में होता है, और भारत में माइका के
उत्पादन की दृष्टि से 8वां स्थान है। रसोई में प्रयोग होने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का हो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा का केमिकल नाम। बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है और धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु। बिना बुझा हुआ चूना जिसे आप क्विक लाइम बोलते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड है। बुझा हुआ चूना है सॉफ्ट लाइम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस है। कास्टिक सोडा NaOH को कहा जाता है। धावन सोडा हो गया। साधारण नमक सुहागा Na2B4O7 सुहागा में 10 जल के अणु होते हैं Na2B4O7 ध्यान रखना 2 4 8 नहीं यहाँ पर 4 दूनी 8 मत करना 7 करना Na2B4O7 साथ में 10 जल के अणु। फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24 जल के अणु। लाल दवा KMNO4 कास्टिक पोटास KOH कास्टिक सोडा NOH। शोरा KNO3 व्यंजक चूर्ण CaOCl2 जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaHO4 हाफ H2O। बाकी यहाँ पर बात करूँ चूना पत्थर हो गया चौक हो गया संगमरमर हो गया ये कैल्शियम कार्बोनेट है इन तीनों का। भारत के अग्रणी बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने कुआलालंपुर में हम वतन सौरव कोठारी को 4-0 से हराकर अपना कौन सा विश्व खिताब प्राप्त किया है। तो दोस्तों भारत के अग्रणी बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 25वां अपना विश्व खिताब जीता है सौरव कोठारी को हराकर। भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है। भावगीत है कर्नाटक का। इससे पहले आपकी भावैया का पूछा गया है। भावैया पूछे तो पश्चिम बंगाल कहेंगे भावैया पश्चिम बंगाल भावगीत है तो करना है भाव आएगा भाव कर्नाटक में। कोई भी काम करना है उसका भाव आना चाहिए आपको। कोई भी कार्य करते हो तो फीलिंग्स है इमोशनल जरूर आ जाता है आपका तो वो कर्नाटक में आप भाव है करेंगे कर्नाटक में। भावेया है तो भव्य बंगाल टाइगर भव्य है एकदम पश्चिम बंगाल में भवेया। मांड लोकगीत काफ़ी बार पूछा जाता है राजस्थान में मांड है वो राजस्थान में मांडना मांड राजस्थान। माला जमदी का मदी का दप्पू आंध्र प्रदेश में है। अब दप्पू आंध्र प्रदेश में मदी का दप्पू और माला जमदी का जो लोक संगीत है वो आंध्र प्रदेश के हैं। गोलपरिया कामरूप लोक संगीत टोकरी गीत लोक संगीत बिहू गीत लोक संगीत असम के हैं। गोलपरिया याद रखना असम में है। एक मतलब बिल्कुल असमान है गोल गोल है असमान असम असम गोलपरिया कामरूप है वो भी असम है कामरूप भी। टोकरी गीत भी असम बिहू गीत असम। पंडवानी है छत्तीसगढ़ का राजस्थान का मध्य प्रदेश का झारखंड का। पंडवानी के केस में छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश आ जाते हैं। बटियाली लोक संगीत है पश्चिम बंगाल का। बहुला लोक संगीत पश्चिम बंगाल का है। भवैया है पश्चिम बंगाल का। दोहा ऑलरेडी CRP पे पूछा हुआ है। दोहा और गरबा गुजरात का है। भावगीत कर्नाटक का है। अभंग गोंधार पौडा लावणी महाराष्ट्र के लोक संगीत है। लावणी आपको पूछ लें आप कहेंगे महाराष्ट्र का है। पोवाडा पोवाडा भी महाराष्ट्र का पोवाडा है ना वो भी पोवाडा पोवाडा। वड़ा पाव महाराष्ट्र मुंबई में रहता है तो पोवाडा महाराष्ट्र। गोंधार भी महाराष्ट्र। अभंग है महाराष्ट्र में भंग नहीं करेंगे आप गोंधार है। संबलपुरी ओडिसी ओडिशा का महिया पंजाब का। नेक्स्ट सवाल 1236 में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी शासिका। युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने कहा कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। कौन रजिया सुल्तान। किंतु एक रानी के शासक के रूप में होने से वह सहज नहीं था। रानी के रूप में एक तरीके से सहज शासक नहीं थी। नहीं कोई रईस उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने के प्रयासों से प्रसन्न था। रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया। रजिया सुल्तान का काफ़ी बार आपने देखा होगा 1236 से 1240 तक इनका टेन्योर रहा है ये गुलाम डायनेस्टी से। नेक्स्ट सवाल हज 2022 की प्रमुख विशेषताओं में से एक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हज संबंधित एक गलत स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है जो कि पहला ही स्टेटमेंट है कि 70 वर्ष से कम आयु के तीर्थयात्री जिनका अनुमोदित कोविड-19 टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण हुआ है उन्हें अनुमति दी गई है हज यात्रा में। 70 वर्ष से कम आयु के तीर्थयात्री ये गलत है। 70 वर्ष से कम आयु के तीर्थयात्री नहीं है। एक्चुअल में ऐसा है हज 2022 हेतु 65 वर्ष की आयु के प्रतिबंध को संशोधित करते हुए अब ऐसे हज आवेदक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है वे हज 2022 हेतु आवेदन कर सकते हैं। इससे कम नहीं इससे अधिक वाले सवाल में है 70 वर्ष से कम वाले सभी नहीं हैं। 65 वर्ष से अधिक वाले आ जाएंगे। 70 प्लस आयु के इसमें भी 65 वर्ष से अधिक तो सारे है ही है। यदि 70 प्लस किसी की आयु है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा कंपेनियन के रूप में आप देखिए 70 प्लस आयु वाले इच्छुक हज आवेदक जिनकी आयु 31 मई 2022 को 70 वर्ष की आयु हो रही है वे रिजर्व श्रेणी के अंतर्गत एक कंपेनियन के साथ आवेदन कर सकते हैं एक के साथ एक और। तो हज 2022 है 65 वर्ष प्लस न कि 70 वर्ष। साथ ही साथ हज से संबंधित और यहाँ पर 2022 से संबंधित कुछ विशेषताएं दे रखी हैं जैसे महामारी की बाद की अवधि में स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ने तीर्थयात्रियों की कुल संख्या को 10 लाख तक सीमित कर दिया जिसमें बाहर से आए 8.5 लाख सम्मिलित थे। मुख्य हज अवधि 5 जुलाई से 12 जुलाई
22 के बीच थी, किंतु तीर्थयात्रियों का प्रस्थान 24 जून 2022 से आरंभ हुआ। द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर 20 अप्रैल 2022 को की गई। सामान्य वर्ष के दौरान हज संचालन की तैयारियों से संबंधित कार्य 5 या 6 माह पूर्व ही पूर्ण कर लिए जाते हैं। और ये आपका हज से संबंधित विशेषता है। नेक्स्ट सवाल, धार्मिक सुधार के क्षेत्र में राजा राममोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि 1828 में किसकी स्थापना थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की है 1828 में राजा राममोहन राय ने। इसके अलावा 1829 में इन्होंने सती प्रथा का प्रतिबंध एक तरीके से लगाने के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास किया, जिसके बदौलत प्रतिबंध लगाया गया विलियम बेंटिंग के द्वारा। ब्रह्मा समाज की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक थी, जिसकी स्थापना 1828 में हुई। साथ ही साथ और बात करूँ राजा राममोहन राय ने क्या किया, तो उन्होंने ब्रह्मा मैनिकल मैगजीन की स्थापना की। स्वाद कौमुदी है, मिरात उल अखबार है जो एक किशोरवाद का उपहार था, बंगदूत जैसे ये समाचार पत्र का प्रकाशन किया। समाज सुधारक, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है किन्हें? राजा राममोहन राय को। बंगाल में नव जागरण युग के पितामह भी कहा जाता है, इनके पिता का नाम है रमाकांत। नेक्स्ट सवाल, तोमरों और चौहानों के अधीन दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया। अनेक धनी जैन व्यापारी शहर में रहते थे और उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। जहाँ ढाले गए सिक्के, जिन्हें क्या कहा जाता था, इसका व्यापक प्रचलन था। तो दिल्ली में जो सिक्के थे उसे देहलीवाल कहा जाता था। देहलीवाल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ढाले गए सिक्के जो तोमर और चौहानों के अधीन दिल्ली का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। अनेक धनी जैन व्यापारी शहर में रहते थे, उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया और यहाँ के सिक्के देहलीवाल कहलाए। नेक्स्ट सवाल, बैंक जमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बैंक डिपॉजिट आप बैंक में जमा करते हो, तो यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। कथन देखो, जिस दर पर बैंक निवेशकों को अपना संचय उधार देते हैं, जिस दर पर बैंक निवेशकों को अपना संचय उधार देते हैं, किसी को धन की जरूरत है, बैंक से धन लिया, तो बैंक जो उस धन को, जो बैंक में संचित धन था उसको बैंक ने लोगों को दिया, पब्लिक को दिया, तो उसे ऋण दर कहा जाता है। और बैंक द्वारा जमा धारकों को, आपका धन बैंक में जमा है, उस केस में आपको ब्याज की दर को उधार दर कहा जाता है। बाकी जमा मोटे तौर पर दो प्रकार की होती है। जमा डिपॉजिट है, एक होती है मांग जमा, जो खाता धारक की मांग पर बैंकों के द्वारा देय होती है, जिसमें चालू और बचत खाता जमा आ जाता है। और सेकंड जमा होती है मियादी जमा। दो जमा होती हैं, एक तो मांग जमा है जो आप धन बैंक में रखते हो, बचत खाते में, सेविंग में रख दिया, करंट अकाउंट में रख दिया है, जब भी आपका मन किया बैंक में आपने धन डाल दिया, उसको आप निकाल सकते हो जब भी आपका मन करे। एक होती है मियादी जमा, एक टेन्योर दिया जाता है, अवधि, मियाद एक फिक्स, जैसे कि 6 माह की मियाद है इसकी, तो मियादी जमा है, जैसे फिक्स डिपॉजिट आ जाता है। मियादी जमा को सावधि जमा भी कहा जाता है, एक ही नाम है, मियादी जमा बोलो, सावधि जमा बोलो। ये इसका उदाहरण में आपके, जैसे कोई रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, एफडी आप करवाते हो ना, कि 12 मंथ की आपने एफडी करवा दी, एक फिक्स रेट से 6% हो गया, मान लो 7%, तो 12 मंथ के बाद ही आप उस धन को निकाल पाएंगे। और बीच में यदि निकालते हो तो उस केस में या तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है या फिर कुछ पेनल्टी भी लगती है। तो इसकी परिपक्वता एक अवधि होती है, मैच्योरिटी पीरियड के बाद ये अवधि पूर्ण होने के बाद आप इसे निकाल पाएंगे। तो ये मियादी जमा होती है, मांग जमा, जब चाहे आप डालो निकालो, ये मांग पर बैंकों के द्वारा देय होती है। एक यहाँ पर विकल्प है, दो चरों के बीच का अंतर जिसे तरलता कहा जाता है, वह लाभ जो बैंकों द्वारा विनियोजित किया जाता है। तो ये लिक्विडिटी के बारे में है, जो गलत स्टेटमेंट है। लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, केस फ्लो सही होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे बैंक में, बैंक आप जो जितने भी कस्टमर जाए उनको बैंक पैसा दे दे, उनका जो जमा हुआ पैसा है बैंक में रखा हुआ, तो वो लिक्विडिटी बनी रहती है। बैंक के पास ना पैसों की कमी हुई, ना मार्केट में पैसों की कमी हुई, तो वो लिक्विडिटी होती है तरलता। बायर और सेलर रहता है, डिमांड सप्लाई बनी रही थी, वो लिक्विडिटी के केस आप मान सकते हो। अब लिक्विडिटी की बात आई तो बैंक का एक टर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात है। वो बैंक को क्या होता है, जो जमा का एक प्रतिशत है, जैसे देश की सभी कमर्शियल बैंक को बनाए रखना आवश्यक है। ये हुआ कि आपने बैंक में 100 रुपये जमा किया। अब ऐसा नहीं कि जो आपने 100 रुपये जमा किया, बैंक जो कोई और व्यक्ति है लोन लेने आया बैंक में, बैंक ने सारे 100 के 100 दे दी, वो नहीं दे सकता 100 रुपये। उनमें से बैंक को कुछ डिपॉजिट रखना होता है, वो एसएलआर के रूप में रखेगी, वो कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखेगी। एसएलआर लगभग 18 के आसपास रहता है, सीआर लगभग 4 के आसपास रहता है, तो 22% के आसपास वो रखना ही होगा बैंक को। बाकी जो बचा हुआ 78 है वो आगे बैंक दे सकती है। तो ये दो रेशियो रहता है, एक तो एसएलआर है, वैधानिक तरलता अनुपात है, वो बैंक को एक रखना रहता है। नेक्स्ट सवाल है, ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले जो ज्योतिबा के नाम से लोकप्रिय हैं, इन्होंने कब उत्पीड़ितों हेतु सत्य शोधक की स्थापना की? ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने सत्य शोधक की स्थापना की 1873 में, उत्पीड़ितों हेतु 1873 में, सत्य शोधक 1873 याद रखना है, सत्य शोधक यानी 73, ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा।
शेकिया कोल एंड एनर्जी रिसर्च ग्रुप के डॉक्टर बिनोय कुमार को विज्ञान की किस शाखा में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ऊपर अपन ने देखा है, और इसमें शेकिया को जो दिया गया है और वो पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर एवं ग्रह विज्ञान क्षेत्र में दिया गया है। आवधिकता और पदार्थ की अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? पदार्थ की अवस्था से संबंधित देखिएगा आप, जैसे हमारे चारों ओर पदार्थ हैं वो तत्व, यौगिक और मिश्रणों के रूप में बिल्कुल या तो एलिमेंट तत्व होंगे या फिर तत्व मिलकर यौगिक बना देते हैं, यौगिक मिलकर आपस में जो मिश्रण बना देते हैं उसके फॉर्म में रहेगा। तत्वों में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु रहेंगे, तो विकल्प 1 और 2 दोनों सही है। कर्नाटक संगीत में रागों को विभिन्न विधाओं में वर्गीकृत किया गया है। इन विधाओं को मेलकर्ता कहा जाता है, जो संख्या में कितनी है? तो कर्नाटक संगीत है एक हिंदुस्तानी संगीत है। कर्नाटक संगीत में रागों को विधाओं में वर्गीकृत किया जाता है, इन विधाओं को मेलकर्ता कहा जाता है। तो कर्नाटक संगीत में जो राग है, विधा है, मेलकर्ता जिसे कहा जाता है, उसकी संख्या होती है मेलकर्ता की विधाओं की, वो 72 होती है। मेलकर्ता जनक राग के रूप में जाना जाता है। जो मेन राग है ना वो मेलकर्ता है, जनक राग आप कहते हो, जिससे बाकी सभी रागें बनाई जाती है, उत्पन्न की जाती है। तो टोटल मेलकर्ता है वो 72 है। हिंदुस्तानी संगीत में जिस प्रकार थाट है ना, उसी प्रकार कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता है। थाट का आगे एक सवाल आएगा जिसमें गलत स्टेटमेंट पूछा था और उसमें थाट की संख्याओं को लगभग 15 बताया था। तो हिंदुस्तानी संगीत में थाट 10 है, न कि 15 है, ध्यान रखना। और मेलकर्ता है वो 72 72 है। शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य में विकसित हुआ? मोहिनीअट्टम है शास्त्रीय क्लासिकल डांस है, वो केरला का है। भारत के संदर्भ में मालदीव किस दिशा में? अब इंडिया में नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पर आपको मालदीव मिलेगा, जो कि किस डायरेक्शन में है? तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में मालदीव है। मालदीव और इंडिया को आपस में एक तरीके से अलग करने वाला चैनल कौन सा? तो नीचे 8 डिग्री चैनल है। तो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। उसके ऊपर 9 डिग्री चैनल है और 10 डिग्री चैनल इसे अंडमान कार निकोबार के मध्य है। किस खिलाड़ी के कोच को वर्ष 2022 में आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो लाडवाला, दिनेश लाडवाला। पहले सवाल था कि ये किन खिलाड़ी के कोच रहे, तो वो रोहित शर्मा था, उसमें दिनेश लाड दे रखा था। यहाँ पर कोच का भी नाम नहीं है, डायरेक्टली पूछ लिया है, जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है आजीवन कैटेगरी में किस खिलाड़ी के कोच को? तो रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड को क्रिकेट कोच है जो, साथ ही साथ दिनेश लाड है, शार्दुल ठाकुर को भी इन्होंने प्रशिक्षण दिया है। तो ये आपकी, और मैं स्पोर्ट अवार्ड की बात करूं 2022 में जो सबसे बड़ा स्पोर्ट अवार्ड है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, वो दिया गया है शरद कमल अचंता को दिया गया है, टेबल टेनिस स्पोर्ट है। बाकी आप 2022 के द्रोणाचार्य अवार्ड देख सकते हो। रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 में जीवन जोत सिंह तेजा को दिया गया है, आर्चरी इनका क्षेत्र है, स्पोर्ट है। मोहम्मद अली कुमार को दिया गया है बॉक्सिंग फील्ड में, और शुमा सिद्धार्थ शिरूर को दिया गया है पैराशूटिंग में, सुजीत मन को दिया गया है रेसलिंग में। लाइफ टाइम कैटेगरी की बात करें तो ये दिया गया है दिनेश लाड को, जो कि क्रिकेट का है, विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल, राज सिंह रेसलिंग। और नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की केंद्रीय कार्यकारी शाखा की भूमिका नहीं है? यूनियन एग्जीक्यूटिव ब्रांच की भूमिका कौन सी नहीं है? तो विकल्प देखो, द हेड ऑफ ब्रांच। अब जो केंद्रीय कार्यकारी शाखा का प्रमुख कौन होता है? हेड होता है, जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंडिया है, यूनियन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ इंडिया, उसका हेड जो राष्ट्रपति होता है वो कमांडर इन चीफ होता है। जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सभी का प्रमुख जो कमांडर इन चीफ होता है वो राष्ट्रपति होता है। जो करेक्ट स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति मतलब केंद्रीय कार्यकारी शाखा का प्रमुख। अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, बिल्कुल राष्ट्रपति है, ये मुख्य कार्यकारी शाखा है। राष्ट्रपति कोई राज्यपाल को थोड़ी अपॉइंट कर, सॉरी चीफ मिनिस्टर राज्यपाल को करते हैं, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री को थोड़ी अपॉइंट करते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। और बाकी जो नेगोशिएटिंग ट्रीटी हैं, जितने भी संधि संबंधित बात करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति बिल्कुल अपॉइंट करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति आ जाते हैं, इसके अलावा उपराष्ट्रपति आते हैं, और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल है। तो ये संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसके पास में है? राष्ट्रपति को है। उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उनके अधीन अधिकारियों के जरिए संविधान के अनुसार अधिकार प्रयोग किया जाता है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च शासन भी राष्ट्रपति के हाथ में है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचिका के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन के चयनित सदस्य हैं, यानी एमपी एमएलए आ जाते हैं दोनों सदन। राष्ट्रपति चुनाव में एमएलए आ जाते हैं और दोनों सदन के एमपी आ जाते हैं, वो भी चयनित हैं, मनोनीत नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 24 फरवरी की तीसरी शिफ्ट।
निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में अर्चना एस, धनलक्ष्मी, हिमा दास और दूती चंद की महिला टीम ने 43.37 मीटर के समय के साथ 4x100 मीटर रिले में भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 400 मीटर की जो रिले हैं इन चारों के द्वारा अर्चना एस, धनलक्ष्मी, हिमा दास और दूती चंद ने 43.37 के समय के साथ में, यानी बहुत ही कम समय में, ये 400 मीटर की रेस में रिकॉर्ड बनाया है। 43.37 सेकंड में कहाँ पर बनाया है? 2021 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई किए गए सभी हड़प्पा स्थलों में धौलावीरा का सबसे बड़ा स्थल कौन से नंबर का है? धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। एएसआई के द्वारा खुदाई किए गए सभी हड़प्पा स्थलों में धौलावीरा छठा सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा ये स्थल है गुजरात के कच्छ में। और बाकी आप बात करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा? तो राखीगढ़ी, हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी जो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। अल्नीनो के बारे में कौन से कथन असत्य है? अल्नीनो जो जलधारा है उससे संबंधित पूछा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 10 साल में एक बार देखी जाती है। पूछा कौन से असत्य गलत स्टेटमेंट इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पर है कि हर 10 साल में एक बार देखी जाती हैं। जैसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और मौसम की अन्य चरम स्थितियाँ आती हैं, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। अल्नीनो को 10 साल से पहले भी अवधि में देखा गया है। 10 साल नहीं है फिक्स, तो इसका कुछ नहीं है, 3 से 8 वर्षों की अवधि में ये देखी जाती है। अल्नीनो गर्म विषुवतीय धारा का विस्तार मात्र है, तो गर्म जलधारा जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन धारा या हम्बोल्ट धारा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। करेक्ट स्टेटमेंट। अल्नीनो शब्द का अर्थ है चाइल्ड क्राइस्ट। चाइल्ड क्राइस्ट इसका अर्थ नहीं है क्योंकि ये धारा जनवरी के पहले सप्ताह में क्रिसमस के ठीक बाद दिखाई देती है। अल्नीनो का अर्थ है लिटिल चाइल्ड हो जाएगा, एक छोटा लड़का, लिटिल बॉय कह सकते हो। अल्नीनो का मतलब लिटिल बॉय। अल्नीनो का उपयोग भारत में लंबी अवधि की मानसून वर्षा के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। ये भी करेक्ट है, पूर्व अनुमान लगाया जाता है। बाकी 1 और 3 ये दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। अल्नीनो है ये दोस्तों प्रशांत महासागर, इसकी एक गर्म जलधारा है। अल्नीनो गर्म जलधारा किस महासागर की? प्रशांत की है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्र जल में कुछ सालों के अंतराल पर यह घटित होती है। कुछ साल में कितने साल है? तो अल्नीनो की उत्पत्ति लगभग 3 से 8 वर्षों के अंतराल में पूरी प्रशांत महासागर पेरू तट से होती है। पेरू तट से इसकी उत्पत्ति। इसका परिणाम रहता है समुद्र की सतह जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है क्योंकि गर्म जलधारा है। अल्नीनो का मतलब लिटिल बॉय होता है स्पेनिश में। नीचे दिए गए 4 कथनों में कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? केमिकल चेंजेस के उदाहरण आप देखेंगे। विकल्प में है पानी को विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जा सकता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें जो विद्युत अपघटन के द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जाता है। चीनी पानी में घुलने में सक्षम होती है। तो चीनी आप पानी में घोल देंगे, उसके बाद आप चीनी को पानी से अलग भी कर सकते हो, यानी चेंजेज हो रही है वापस उसी अवस्था में। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। सिरका बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करेगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो अलग प्रोडक्ट बन जाएगा। रिवर्सेबल रिएक्शन नहीं होती है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा एक तरीके से। तो 1 है, 3 है। यीस्ट चीनी के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बनाता है। बिल्कुल, ये भी एक केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत आ जाता है। 10th एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो 1, 3, 4 है, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं और चीनी वाला भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। परमाणु बल का सिद्धांत किसने दिया? परमाणु बल का सिद्धांत ध्यान रखना, परमाणु बल का सिद्धांत हिदेकी युकावा। परमाणु बल है, एटॉमिक फोर्स है, इसका सिद्धांत हिदेकी युकावा ने दिया है। हिदेकी युकावा परमाणु बल सिद्धांत। नेक्स्ट यहाँ पर एसआरएस रिपोर्ट 2010-13 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर का सबसे प्रचलित कारण क्या है? भारत में शिशु मृत्यु दर का सबसे प्रचलित कारण है पूर्व परिपक्वता और जन्म के समय कम वजन। या तो प्री मैच्योर बेबी हो रहा है, पूर्व परिपक्वता है यानी टेन पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, 37 से लगभग 40 वीक है, ये सही टाइम रहता है बेबी के होने का, डिलीवरी का। इससे पहले हो जाता तो पूर्व परिपक्वता और जन्म के समय कम वेट है, वो कारण बनता है कि उसमें 1 वर्ष से पहले ही जन्मा हुआ बच्चा यदि खत्म हो जाए। शिशु मृत्यु दर क्या होती है? 1 वर्ष से कम आयु का बच्चे हैं प्रति 1000, यदि 1000 जन्म होते उनमें 1 वर्ष से कम उम्र तक कितने बच्चों की मौत हो जाती है, वो शिशु मृत्यु दर है। नेक्स्ट वाला वहाबी आंदोलन है, भारत में तब हुआ जब भारत के वायसराय कौन थे? तो वहाबी आंदोलन है, एल्किन प्रथम उस समय वायसराय था। ये थोड़ा हटकर सवाल।
वहाबी आंदोलन को कहा जाता है सल्फी आंदोलन या फिर वली उल्लाह आंदोलन कहा जाता है। ये एक इस्लामी आंदोलन था जिसके नेतृत्वकर्ता इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था। इसके नाम पर वहाबी आंदोलन कहा गया है। अरब निवासी था ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है। वैसे भारत में वहाबी आंदोलन की स्थापना है रायबरेली के सैयद अहमद ने की थी। सैयद अहमद ने ये 18वीं शताब्दी में ये वहाबी आंदोलन हुआ था। एक इस्लामी आंदोलन था, 18वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ और भारत में पुनः मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहता था। इस आंदोलन है 19वीं सदी के दौरान भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? पटना था। एल्गिन प्रथम उस समय वायसराय था, एल्गिन प्रथम। जब आंदोलन की बात हो रही है तो फराजी आंदोलन की स्थापना 1818 में हुई है। वहाँ भी है तो फराजी आंदोलन की स्थापना 1818 में हुई है। फर्ज बनता है 18 वर्ष की उम्र होते ही आपका फर्ज बन जाएगा। 1818 में हुई है फराजी आंदोलन की स्थापना हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। शरीयतुल्लाह ने फराजी आंदोलन अहमदिया इस्लाम संप्रदाय है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये उत्पत्ति हुई है अहमदिया इस्लाम संप्रदाय 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। नेक्स्ट सवाल 5 जुलाई 2022 को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने भारत के किस शहर में खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा से संबंधित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। 2022 में विभिन्न उच्च न्यायालय, विभिन्न जो हाईकोर्ट है उसमें 8 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। निम्न में से कौन से हाईकोर्ट में हाईकोर्ट नहीं है जिसमें से 8 जो न्यायाधीश है उनमें से एक नहीं है जहां पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है? 2022 में 8 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट में। तो उनमें से छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, बाकी गुवाहाटी में हुई है, हिमाचल प्रदेश में हुई है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में हुई है, कर्नाटक में, मद्रास में, तेलंगाना में, राजस्थान में, उत्तराखंड में हुई है। साथ ही साथ 165 इन सभी में 165 न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हुई है। टोटल जितने भी भारत में हाई कोर्ट हैं उसमें 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है और जिसमें सर्वाधिक 21 न्यायाधीश हरियाणा में हुए हैं। 15 दिसंबर 2022 तक देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? 15 दिसंबर 2022 तक देश में अक्षय ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती है, उसको बढ़ावा देने के लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल 2022 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की अधिसूचना है। तो ये अपनाया गया है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल 2022 के जरिए। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम है जो सोलर रूफटॉप फेज सेकंड है, ये भी शामिल है और इसमें 12,000 मेगावाट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्कीम फेज 2 आदि जैसी योजनाएं हैं। बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए अक्षय ऊर्जा विकासकर्ताओं को जमीन और ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की स्थापना, अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की स्थापना है, ये भी हो रही है। स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना है। ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। इंडियन बैंक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इंडियन बैंक की बात करें तो 1907 में इंडियन बैंक लिमिटेड के पास अपने प्रतीक चिन्ह लोगो के रूप में क्या था? इंडियन बैंक जब स्थापना 1907 में हुई है उस समय उसको लोगो था बरगद का पेड़ था जो चारों ओर से प्रगति यानी दूर दूर तक प्रगति, विकास और लगातार बढ़ती समृद्धि को दर्शाता था। बरगद का पेड़ था 1907 में इंडियन बैंक का लोगो। इसे 5 मार्च 1907 को 20 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ निगमित किया गया था और इसने 15 अगस्त 1907 को अपना कारोबार शुरू किया। यानी 1907 में इसकी स्थापना 20 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई। 1932 में इंडियन बैंक ने कोलंबो में अपना पहला विदेशी परिचालन, तो कोलंबो में इंडियन बैंक की एक ब्रांच भी है जो सबसे पहली थी कोलंबो में विदेशी ब्रांच 1932 में। उसके बाद 1941 में इसकी एक और ब्रांच आई थी विदेश में, वो सिंगापुर में खोली है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन बैंक ने लोगों में एक केंद्रीय बिंदु के चारों ओर व्यवस्थित 3 चक्करदार तीरों को 2006 में अनुमोदित किया है। तो ये आप 3 चक्करदार तीर देख रहे हैं ना, ये लोगो है इंडियन बैंक का। फिलहाल ये 2006 में नहीं हुआ तो ये गलत हो जाएगा। डी वाला आपको पूछा है कौन सा कथन असत्य है। बाकी इंडियन बैंक की स्थापना संस्थापक फाउंडर है वो कौन है? वो है दोस्तों SRMM रामास्वामी चेटियार इनके संस्थापक हैं। हेडक्वार्टर वर्तमान में चेन्नई में है। अब आपको पता होगा इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ? तो वो इंडियन बैंक में 1 अप्रैल 2022 से विलय हो गया इसका इलाहाबाद का इंडियन बैंक में और इस प्रकार 7वां ये सबसे बड़ा बैंक बन गया इंडियन बैंक विलय के बाद, मर्जिंग के बाद। नेक्स्ट सवाल है 1526 में भारत पर बाबर के सफल आक्रमण ने किसके शासन को समाप्त कर दिया? तो 1526 में बाबर, अब देखिए आपको पता होगा 1526 में लोधी वंश का खत्म हुआ था। 1451 से 1526 तक लास्ट दिल्ली सल्तनत पर रहा है लोधी वंश है। तो उसमें बाबर के आक्रमण के बाद ये लोधी वंश को खत्म किया गया। 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। उस समय भारत के पीएम कौन थे? इनडायरेक्टली पूछा है इसका गठन कब हुआ है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन सन 2000 में हुआ है। कब हुआ है? 2000 में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे क्योंकि वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी
10वें भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं 1998 से लेकर 2004 तक। 2000 में गठन 3 राज्य हैं, जिसमें झारखंड आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है। झारखंड आपका अलग हुआ बिहार से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। अब और कौन से 3 राज्य जो एक साथ गठित, जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम 1987 में। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय जो MMT मेक माई ट्रिप, MMT यानी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 में। आपको ट्रिप बनानी तो बातें तो करनी पड़ेगी। 72 में 1972 में आपने बातें की तो आपकी ट्रिप बन गई मेक माई ट्रिप। MMT त्रिपुरा, जिसमें M यानी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 में। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम 1987 में। गोवा में आप एक साथ घूमने जाते हो सभी 8 साथ, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम 1987। दादर नगर हवेली और दमन दीव एक हो गए थे 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट सवाल, देसी प्रेस के बेहतर नियंत्रण के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था और देशद्रोह लेखन को प्रभावी ढंग से दंडित और दमन किया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। कब आया है? 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 में। 1818 आप स्वतंत्र हो जाते हो 18 वर्ष में, तो 1878 में एक तरीके से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया लेटन के द्वारा। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रभावी रूप से लाया गया लेटन के द्वारा। इस एक्ट द्वारा भारतीय भाषाओं में, अब इंग्लिश न्यूज़पेपर को छोड़ दे, जितने भी भारतीय रीजनल लैंग्वेज में समाचार पत्र प्रकाशित होते थे ना, वो इस एक्ट के नियंत्रण में आ गया और इसका परिणाम हुआ कि काफ़ी समाचार पत्र बंद हो गए। आर्म्स एक्ट भी 1878 में आया था, ध्यान रखना। फरवरी 2022 के महीने में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा 25,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? हिट एंड रन है, किसी ने टक्कर मारी और भाग गया, उस केस में जो पीड़ित है, दुर्घटना का शिकार हुआ है, पीड़ित है, उनको दिया जाएगा मुआवजा सरकार की तरफ से, वो 2 लाख रुपए कर दिया है। पहले 25,000 था हिट एंड रन में, अभी 2 लाख रुपए हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार वर्ष 21-22 में सीसा और जस्ता एस के उत्पादन में कितनी खदानें प्रतिवेदन की गई हैं? तो 2021-22 में 10 और खानें। सीसा, लेड और जिंक का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में राजस्थान करता है। सावधि जमा, मैंने ऊपर बताया था ना, मियादी जमा, सावधि जमा एक नियत आपको अवधि के अंतर्गत डिपॉजिट रहता है, टाइम डिपॉजिट रहता है। 2 जमा होती, एक मांग जमा थी, एक मियादी जमा थी। तो इसमें सावधि जमा को ही मियादी जमा कहा जाता है, टाइम डिपॉजिट कहा जाता है, जिसमें FD वगैरह आती है। किस शासक ने कथक नृत्य के विकास के लिए स्वयं को समर्पित किया, जिसके परिणाम स्वरूप लखनऊ घराना का विधल्य बना? लखनऊ घराना है ये दोस्तों अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से इसकी परंपरा की शुरुआत होती है। तो वाजिद अली शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ घराना का पूछा है। और कथक लखनऊ घराना का भी है, जयपुर का भी है, बनारस का भी है। अब लखनऊ घराने के अवध के नवाब वाजिद अली शाह का नाम आता है। नृत्य शैली इसकी कथक है। प्रसिद्ध प्रतिनिधि और डांसर है लखनऊ घराना में पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराना, अच्छन महाराज लखनऊ घराना, ईश्वरी प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, श्री बिंदादिन महाराज, कालिका प्रसाद, भैरव प्रसाद, मधुरिका सारंग, शाश्वती सेन, लच्छू महाराज, कुमकुम दर, ये सभी लखनऊ घराने से हैं। बजट दस्तावेज में व्यय के संबंध में कौन से कथन सही हैं? व्यय के संबंध में अब 2 प्रकार के व्यय आपको देखने को मिलती है, कि योजनागत व्यय, एक गैर योजनागत व्यय। अब योजनागत व्यय में क्या होता है, इन्होंने उल्टा दे दिया, दोनों ही कथन को एक दूसरे में स्विच कर दिया। तो बजट व्यय से बात करें तो बजट दस्तावेज कुल व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय में वर्गीकृत करते हैं, करेक्ट है। गैर योजनागत व्यय की मुख्य मदें क्या होती हैं? इसमें ब्याज भुगतान, रक्षा सेवा, सब्सिडी, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, रक्षा सेवा, ब्याज भुगतान, ये गैर योजनागत है। ब्याज का भुगतान करना तो योजना थोड़ी बनाई, कोई रक्षा है, इमरजेंसी आ गई, वेतन और पेंशन है, ये गैर योजनागत है। बाकी योजनागत व्यय में क्या होता है, ये उल्टा दे दिया। योजनागत पूंजीगत व्यय का संबंध राजस्व व्यय के समान केंद्रीय योजना और राज्य तथा संघ प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से होता है। एक तो केंद्र की योजना हो गई जिसमें केंद्र फंडिंग कर रहा है, और राज्य की योजनाओं भी कुछ परसेंटेज केंद्र फंडिंग करता है या पूर्णतः करता है, उन सभी में योजनागत ये पूंजीगत व्यय हो जाएगा। गैर योजनागत व्यय में क्या हो जाता है, तो गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदत्त विविध सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय है। सामाजिक, आर्थिक, सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर योजनाबद्ध है। पहचाने कि हिंदुस्तानी संगीत में थाट के बारे में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही है? थाट जैसे 12 स्वरों में से चुने गए 7 स्वरों का एक सेट है, उसे एक थाट बनाता है। तो 12 स्वरों में से 7 स्वरों का सेट, जिसमें 7 क्षुद्र और 5 विकृत स्वर रहते हैं ना, 12 स्वर, उसमें से 7 स्वरों का सेट वो थाट होता है। प्रसिद्ध, इससे पहले मेलकर्ता आपने देखा था, कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता की संख्या कितनी थी? विधाओं की संख्या, राग की विधाओं की संख्या 72 थी।
और यहाँ पर थाट की संख्या है वो 15 है, गलत दे रखा है, थाट की संख्या 10 है। जो भातखंडे हैं इसके अनुसार थाट की संख्या 10 है, जिसका 10 कौन सी, कल्याण, बिलावल, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवी, काफी, असवारी, तोड़ी और भैरवी, 10 ये थाट हो जाएगी। थाट से अंतत रागों की उत्पत्ति बिल्कुल थाट से रागों की होती है। हिंदुस्तानी संगीत की प्राचीनतम शैली धमार की विषय वस्तु में किस उत्सव का वर्णन है? धमार की विषय वस्तु में होली का वर्णन है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली है ध्रुपद। किसको छोड़कर निम्न में से शेष सभी में संगठन का अंग प्रणाली स्तर देखा जाता है? उत्तर जाने उससे पहले आपको जानना होगा संगठन का अंग प्रणाली स्तर से मतलब क्या हुआ। तो संगठन का अंग प्रणाली स्तर तब होता है जब दो या अधिक टिश्यू हैं, दो या अधिक ऊतक हैं, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं। दो अलग अलग प्रकार के ऊतक क्या है, एक काम करना। उन ऊतक को, अलग अलग ऊतक है, उसको कोई एक ही प्रोजेक्ट दे दिया कि उसी एक काम को करो अलग अलग अंगों से, तो एक काम को कराने के लिए सभी में संगठन का अंग प्रणाली स्तर, ठीक है, संगठन एक संगठित रूप से अंग प्रणाली की सिस्टमेटिक ढंग से पूर्ण अपने अंगों का यूज करते हुए एक कार्य करेंगे ये सभी ऊतक, वो होता है संगठन का अंग प्रणाली स्तर। तो इसमें पूछा है किसको छोड़कर से सभी में संगठन का अंग प्रणाली स्तर देखा जाता है। तो प्लेटी हेलमिंथेस को छोड़ देना, एकिनोडर्मस, मोलस्का, आर्थ्रोपोड, इन सभी में दो अलग अलग प्रकार से दो से अधिक ऊतक हैं, एक कार्य को करेंगे, संगठन का अंग प्रणाली स्तर देखा जाएगा। प्लेटी हेलमिंथेस में नहीं देखा जाता है। संगठन के अंग प्रणाली स्तर से जुड़ा हुआ एक सवाल एसएससी जेईई एग्जाम 2022 में पूछा गया है, जो लास्ट में हुआ है 2022 की। तो इसमें एक सवाल था कि जीव जगत का कौन सा संगठन के एक अंग प्रणाली स्तर को प्रदर्शित करता है, और उसमें मुलायम मांस का एक आवरण या पिंड होता है जो कोमल शरीर को बचाता है और आंतरिक अंगों को घेरता है। एक तरीके से यहाँ पर मोलस्का संघ का पूछा है, तो मोलस्का संघ में एक अंग प्रणाली स्तर रहता है और उसके आवरण है वो मुलायम मांस का आवरण रहता है जो शरीर को आंतरिक रूप से बचाता है, ये मोलस्का में होता है। भारत के संविधान में कितने आर्टिकल में समानता का अधिकार उल्लेख है? तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, यानी आप कहेंगे 5 आर्टिकल में समानता का अधिकार है। 5 आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में धर्म, मूल, वन, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा, 16 में लोक नियोजन के विषय में समानता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। तो ये हो गए समानता के 5 अधिकार। समता समानता के 5, स्वतंत्रता के कितने हैं? स्वतंत्रता के 4 अधिकार है, आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध 2 अधिकार है, 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता के भी 4, 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार कितने हैं? 2 हैं, 29 और 30। संवैधानिक उपचार का 1 अधिकार है, आर्टिकल 32। नेक्स्ट सवाल, 28 नवंबर 2022 तक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए? तो 19.34 हज़ार लाभार्थी लाभान्वित हुए। सबसे ज़्यादा लाभार्थी आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य के रहे हैं, शीर्ष पर महाराष्ट्र है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत 12 नवंबर 2020 को कोविड के दौरान हुई। तो कोविड के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के तहत रोजगार के नए अवसरों के निर्माण के प्रोत्साहन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसमें 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को 2 साल के लिए कर्मचारियों का 12% अंशदान मिलेगा है इस योजना के तहत। जिस कंपनी में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं तो वहाँ पर जो कर्मचारी कंपनी का एक तरीके से मालिक है उनको 2 साल के लिए कर्मचारियों का 12% अंशदान, 12% सरकार देगी। 2014 से दिसंबर 2022 तक की अवधि के दौरान विज्ञान और इंजीनियरिंग, जिसमें लगभग 25,000 PhD पूर्ण करने वाले लोगों की संख्या में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तो आपको पूछा है पहले और दूसरे स्थान पर कौन से है। 2014 से 2022 तक साइंस एंड इंजीनियरिंग में PhD करने वाले लोगों की संख्या में भारत का स्थान तीसरा है। टोटल 25,000 लोगों ने PhD की है और उसमें भारत तीसरे स्थान पर है। तो US और चाइना क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर। हाईएस्ट PhD साइंस और इंजीनियरिंग में US में हुई, उसके बाद चीन में, तीसरे स्थान पर भारत में हुई है। इसके दौरान दुनिया में स्टार्टअप की संख्या का भी डाटा बता दूं मैं आपको। दुनिया में स्टार्टअप की संख्या 77,000 और यूनिकॉर्न 107 की संख्या के मामले में जो स्टार्टअप नए आप करते हो ना, कोई भी चीज़ उद्योग की शुरुआत है, स्टार्टअप करते हो, नए आप बिजनेस खोलते हो, उस केस में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है स्टार्टअप की संख्या के केस में। और यूनिकॉर्न की केस में यूनिकॉर्न 107 ही है जिसको फंडिंग मिल जाती है अच्छी तरीके से। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक जो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स की अपनी वैश्विक रैंकिंग में
वर्ष 2015 में 81वें स्थान से 2022 में दुनिया की 130 अर्थव्यवस्था में नवाचार सूचकांक में 40वें स्थान पर भारी छलांग लगाई है भारत ने। और नेक्स्ट यहाँ पर एक स्टेटमेंट, एशियाई पत्रिकाओं में प्रकाशनों की संख्या के मामले में भारत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2013 में ये 6वें स्थान पर अब हो गई है 30वें स्थान पर। और कुछ फैक्ट बताऊं, भारत दुनिया में प्रौद्योगिकी लेन देन के लिए सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में 30वें स्थान पर है। प्रौद्योगिकी, यहाँ पर बात हो रही है टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर लेन देन के लिए निवेश स्थलों को जो आकर्षित करता है उसमें 30वें स्थान पर। अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय पिछले 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ गया है। रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत 9वें स्थान पर है। और ये कुछ इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए करंट अफेयर से जुड़े हुए। नेक्स्ट मिलते हैं 24 के बाद 25 को नहीं था एग्जाम शायद, 26 फरवरी की ऑल 3 शिफ्ट का वीडियो मिल जाएगा। और इस प्रकार सीरीज अब 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना ताकि न्यू वीडियो मिल सके। और मॉक टेस्ट सीरीज जुड़ना चाहते हो, टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। 9 से 11 अप्रैल के मध्य ऑफर चल रहा है, 269 में आपको डील मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।